साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए विथ बेल आइकन। तो जैसा कि अभी तक हमने बहुत सारे छोटे-छोटे टॉपिक्स को भी कवर किया, बट अब हम यहाँ पर अपने विस्तार से जैसे कि हम सेल सिग्नलिंग को कवर कर रहे थे, जहाँ पे हमने जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स को कवर कर लिया है। और अगर आप अभी इस चैनल पर नए हैं और आप इस सेल सिग्नलिंग को और अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आप वापस से जाके जी प्रोटीन के सारे वीडियोज़ को ध्यान से देखिए। और अब हम यहाँ पर इस वीडियो में जिस पार्ट को हम शुरू करने वाले हैं, वो सेल सिग्नलिंग के आगे हम बात करेंगे। जैसा कि हमने जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स में सेल सिग्नलिंग की बेसिक इन्फॉर्मेशन को कवर कर लिया था। तो अब हम यहाँ पर जिस टॉपिक को यहाँ पर देखने वाले हैं, वो है सेल सिग्नलिंग सेल सिग्नलिंग जो कि वाया वाया एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर्स। तो इस बात को अब हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे सिग्नलिंग थ्रू एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर। अभी तक क्या था कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे जो जीपीसीआर से इनकी सिमिलरिटी होती है, वो ये होती है कि दोनों ही ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं, जहाँ पे सरफेस पे लिगेंड बाइंडिंग डोमेन होगा, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउट सरफेस पे होगा, इंस्टीड ऑफ ए साइटोसोलिक डोमेन। जहाँ पर अगर आप जी प्रोटीन की बात करते थे, वहाँ पे ट्राइमेरिक जी प्रोटीन होता था, बट यहाँ पर क्या होता है कि जो आपकी साइटोसॉलिक डोमेन होगी, उसके पास इंट्रिंसिक एंजाइम एक्टिविटी होती है। ये यहाँ पर एक मेजर डिफरेंस हो जाता है। और यहाँ पर 2 क्राइटेरिया होता है कि ये जो एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं, उसमें 2 प्रोसेस हो सकती है। या तो वो एंजाइम जो आपका रिसेप्टर्स होता है, वो खुद ही उसमें काइनेज एक्टिविटी होती है, या तो फिर वो किसी और से एसोसिएट होता है। तो हम इस बात को आगे देखते हैं, बट अभी यहाँ पर हम जो यहाँ पर देखने वाले हैं, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है एक्टिवेटेड रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज फास्फोराइलेट देमसेल्व्स। तो जब भी ये एक्टिव होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये खुद को फास्फोराइलेट करते हैं। तो यहाँ पर आप इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन को देखेंगे, तो बेसिकली जो होता क्या है कि जहाँ पर ये पैराग्राफ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे इस बात को मेंशन किया गया है कि इन ऑल केसेस द बाइंडिंग ऑफ द सिग्नल प्रोटीन टू द लिगेंड बाइंडिंग डोमेन, जो कि एक्स्ट्रासेलुलर साइड पर होगा, रिसेप्टर एक्टिवेट द टायरोसिन काइनेज डोमेन ऑन द साइटोसोलिक साइड। This lead to the phosphorylation of tyrosine side chain of the cytosolic part, creating phosphotyrosine docking site होता है, जिसमें सिग्नल मॉलिक्यूल आके बाइंड करेगा और सिग्नल को रिले करेगा। बाकी अभी इस बात को हम देख लेते हैं, बाकी क्या है, अभी आगे आपको ये फिगर में और अच्छे से समझ में आएगा। राइट। अब यहाँ पर इसके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, क्योंकि कभी-कभी आपसे डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपको ऐसे ही डिराइव किया जाएगा, बट वहाँ पे एग्जांपल दिए होंगे, तो आपको एग्जांपल को पिक करना होगा और अपने क्वेश्चन को हिट करना होगा। तो जैसे कि इसके जो एग्जांपल है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर जो इसका एग्जांपल होता है, इसके क्या-क्या रोल होते हैं, इसको आप पढ़ेंगे। इंसुलिन, जो कि मैं आपको पहले से ही बताता चला आ रहा हूँ कि जो इंसुलिन या इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर के जो रिसेप्टर्स होते हैं, वो आरटीके होते हैं। प्लेटलेट डेराइव्ड ग्रोथ फैक्टर भी इसी फैमिली में आता है, मैक्रोफाज भी आते हैं, और ये आप याद रखेंगे, एक जो होता है इफ्रिन, ये आप याद रखेंगे, जो कि क्या करता है, बेसिकली ये एंजियोजेनेसिस करता है। मीन्स बेसिकली आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो होता है, ये एंजियोजेनेसिस का मतलब होता है ब्लड का फॉर्मेशन करना। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ इसमें आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर इसका दिया गया है। ये एक जनरल मैकेनिज़्म है कि किस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें वर्क करती हैं। तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि ये सिग्नल प्रोटीन है, ये आके बाइंड करता है, तो किस पर बाइंड करेगा? आरटीके, जो कि इनएक्टिव रिसेप्टर काइनेज होते हैं। यहाँ पे देखिए, ये आपके मोनोमर के फॉर्म में लगे हुए हैं। जैसे ही सिग्नल मॉलिक्यूल आके इसमें बाइंड करता है, ये क्या होता है, ट्रांस ऑटो फास्फोराइलेशन होता है, जिससे क्या होते हैं, ये एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है? एक्टिवेट जब ये होते हैं, उसके बाद क्या होता है कि ये फास्फोराइलेशन, जो ये क्रॉस फास्फोराइलेशन होने के बाद, ये सेल्फ खुद को अपने को बाइंडिंग साइट्स में और फास्फोराइलेशन करते हैं, जिससे जो कि डॉकिंग प्रोटीन होगी, मतलब जो इसके लिए फर्दर और भी जो प्रोटीन्स होंगी, वो आके वहाँ पे बाइंड करेंगी और सिग्नल मॉलिक्यूल जो होंगे, वो एक्टिवेट हो जाएँगे। तो यहाँ तक ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये बेसिकली जनरल मैकेनिज़्म है, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल मैकेनिज़्म है। जैसे कि वहाँ पर क्या था, आपको इतनी बातें तो क्लियर ही हो गई हैं कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रासेलुलर मेम्ब्रेन होगी, ये आपका लिपिड की बाइलेयर है और ये आपका साइटोसॉल है।
ठीक है? तो होता क्या है, एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज़ आपके ये लगे हुए हैं, जो कि ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, जो कि मेम्ब्रेन को क्रॉस करके निकल रहे हैं। सिग्नल मॉलिक्यूल आके यहाँ पे बाइंड करेगा, टायरोसिन काइनेज़ डोमेन होता है, इस रिसेप्टर पर ही टायरोसिन काइनेज़ डोमेन है, इसीलिए इसको हम रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज़ बोलते हैं। अन्यथा हम नहीं होता है, तब हम इसको नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज़ बोलते हैं। ठीक है? फिर क्या होगा, फिर यहाँ पर इसका फॉस्फोराइलेशन हुआ, ऑटो फॉस्फोराइलेशन जिसको एक दूसरा स्टेप जो है वो ऑटो फॉस्फोराइलेशन हुआ। ऑटो फॉस्फोराइलेशन होने के बाद ट्रांस ऑटो फॉस्फोराइलेशन होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ पर भी ट्रांस ऑटो फॉस्फोराइलेशन हुआ जो कि पहले काइनेज़ डोमेन पर हुआ, फिर उसके बाद अदर साइट्स पर हुआ जिससे वहाँ पे डॉकिंग साइट होगी जिससे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आएँगे और इस पे बाइंड करेंगे। तो ये जो है वो आरटीके की बेसिक मैकेनिज़्म है। अब यहाँ पर आप और भी फिगर से यहाँ पे आप इसको समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद ये एक जनरल मैकेनिज़्म हो गई। इसके अलावा बेसिकली और क्या फंक्शन करते हैं, तो जो आपके आरटीके होते हैं वो बेसिकली जीटीपीएज़ रैस को एक्टिव करते हैं। मतलब क्या है कि जब भी ये एक्टिव होते हैं तो ये रैस प्रोटीन को एक्टिव करते हैं। रैस ये आप जानते हैं ये एक तरीके की प्रोटो-ऑन्कोजीन फैमिली में आती है। बेसिकली क्या करते हैं ये अ, कैंसर कॉज़िंग ही होते हैं। बेसिकली ये आपके ग्रोथ में इम्पोर्टेंट होते हैं बट इनके म्यूटेशन से क्या होता है कैंसर कॉज़ होता है। तो यहाँ पर आप इसको याद रखेंगे जैसे कि देयर आर द 3 मेजर रैस प्रोटीन होती है जो एचकेएन इस तरीके से ये इनकी फैमिली है और रैस कंटेन वन और मोर कोवैलेंटली अटैच्ड लिपिड ग्रुप्स होते हैं साइटोप्लाज्मिक फेज पर, राइट? तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। इसके बाद एक चार्ट यहाँ पर दिया गया है रैस सुपर फैमिली ऑफ मोनोमेरिक जीटीपीएज़। तो ये जो होते हैं बेसिकली जो होते हैं ये मोनोमेरिक जीटीपीएज़ होते हैं। जैसे कि अभी आपने जो पिछली स्टोरी पढ़ी थी जहाँ पे जीटीपी जी मतलब जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर में ओवरऑल जीटीपी और जीटीपी का एक्सचेंज ही हो रहा था बट वहाँ पर क्या था, अगर आप उसको रिकॉल करेंगे तो वो जो थी वो ट्राइमेरिक जी प्रोटीन थी और यहाँ पर क्या है मोनोमेरिक जीटीपीएज़ है। तो इसको आप याद रखेंगे। रैस खुद जो होता है वो आपका 3 टाइप्स का होता है। आरटीके से सिग्नल को रिले करता है, ये इसका फंक्शन हो जाता है। इसके अलावा आरएचईबी एक प्रोटीन होती है जो एमटॉर पाथ को एक्टिवेट करती है। इसके अलावा रो, रैब, रैन ये बहुत बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो इस चार्ट को अगर आप याद रखेंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन्स जो होंगे, वो आपके क्लियर हो जाएँगे। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो रैस का तो आप जान गए, जो कि एक ग्रोथ फैक्टर के लिए हो जाता है या ग्रोथ नॉर्मल प्रोटो-ऑन्कोजीन इसको आप बोल सकते हैं। रोह आप याद रखेंगे साइटोस्केलेटन के सिग्नलिंग के लिए होता है। रैन, रैन में मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि रैन की स्पेलिंग में ही एन आता है। तो बेसिकली ये क्या करते हैं न्यूक्लियर टारगेटिंग जो प्रोटीन्स होते हैं वो उनके एक्टिविटी के लिए होते हैं। तो होपफुली ये आप नहीं भूलेंगे और रैब जो होता है वो वैस्कुलर ट्रैफिकिंग के लिए होता है। ठीक है? और रोह को याद करने के लिए आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं, जैसे अगर आपको रोह को याद करना है, तो चूँकि जो आपकी अगर आप बेसिक ध्यान रखें तो जो आपकी सेल्स होती है वो अगर आप गोल स्ट्रक्चर माने, तो आप यहाँ से जो इसका ओ है, इसको गोल से कोरिलेट करके आप इस तरीके से आप इसको रोह को जो है वो आप सेल्स से इसको कोरिलेट करके सेलुलर ट्रैफिकिंग के फॉर्म में आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है? तो रोह जो होता है वो साइटोस्केलेटन के लिए होता है बेसिकली मतलब साइटोस्केलेटन जो कि सेल्स के स्केलेटन के लिए ही होगा। तो ये आपको ये 4 जो चीज़ें हैं वो आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इनको आप याद रखेंगे, आपको एग्ज़ाम में किसी न किसी फ़ॉर्म में ज़रूर मिलेंगे। ये मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया हूँ और अब हम यहाँ पर जो फर्दर पॉइंट को यहाँ पर कवर करने वाले हैं, उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि मैं इसको इरेज़ कर देता हूँ। तो ये चार्ट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर आपने अभी तक सीएसआईआर का पेपर अटेम्प्ट किया होगा तो वहाँ पे ये प्रश्न आपको अवश्य मिले होंगे। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट को कवर करते हैं। ये रैस की सिग्नलिंग हो गई। बेसिकली रैस कैसे सिग्नलिंग होती है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर यही चीज़ को बताया गया है। जैसे कि आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं कि जैसे कि आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज़ जैसे ही एक्टिव होता है सॉरी 1 सेकंड मैं इसको ठीक कर देता हूँ। जैसे कि रिसेप्टर टायरोसाइन काइनेज़
एक्टिव होगा। कैसे एक्टिव होगा? ये आपका मोनोमर के फॉर्म में था, सिग्नल मॉलिक्यूल आएगा, वो इस पे बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद इसका ऑटो फॉस्फोराइलेशन होता है। ऑटो फॉस्फोराइलेशन होने के बाद क्या होगा? ये एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव होने के बाद मैंने जैसे आप जी प्रोटीन में पढ़े थे, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स में आपने पढ़ा था कि वहाँ पर एक एडाप्टर प्रोटीन था। सेम स्टोरी यहाँ पर भी लागू होती है जो कि आपका जीआरबी2 होगा। यहाँ पर एक मोनोमेरिक जीटीपीएज़ है, मतलब एक वहाँ पर क्या था ट्राइमेरिक था। ट्राइमेरिक का मतलब क्या था? अगर आप इसको यहाँ से समझना चाहें, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं ना, जो आपका जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर जो भी था, ये क्या था? ये आपका क्या था? ये आपका ट्राइमेरिक था। ट्राइमेरिक था, बाकी इस पे जीटीपी और जीडीपी की स्टोरी लागू हो रही थी, बिल्कुल हो रही थी। ट्राइमेरिक था यानी कि ये अल्फा, बीटा, गामा इसमें 3 सब यूनिट थी। मैं आपको वापस से रिकॉल करा देता हूँ। अल्फा वाला मेन था जो जीडीपी से बाउंड था, जब ये एक्टिव होता था, तब ये जो होता था ये जीटीपी से बाउंड होता था और ये डिसोसिएट हो जाते थे। ये इतनी सी स्टोरी थी। बट जैसे ही हम यहाँ पर बात करेंगे रैस प्रोटीन की। तो रैस प्रोटीन क्या है? ये आपका मोनोमेरिक जीटीपीएज़ है। मोनोमेरिक का मतलब है कि मोनोमेरिक का मतलब है कि यहाँ पे कोई इसकी सब यूनिट्स नहीं है, अल्फा, बीटा, गामा इनका कोई चक्कर नहीं है। इसको आप याद रखेंगे, ये अपना खुद का एक मोनोमर है। बस क्या है कि ये जीटीपी या जीडीपी से बाउंड होता है। तो मैंने आपको बता रखा है कि कोई भी चीज़ जब आपकी जीडीपी से बाउंड होगी तब वो ऑफ कंडीशन में होगी और जीटीपी से बाउंड होगी तो वो ऑन कंडीशन में होगी। होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यही सिग्नलिंग को यहाँ पे बताया गया है और तो ये आपका इनएक्टिव कंडीशन में है जो कि जीडीपी बाउंड है। तो जीडीपी से जीडीपी को हटाने का काम कौन करेगा? गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर जो हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था जिसको हमने सॉस बोला था, राइट? तो वो यहाँ पे काम करेगा। मतलब सारी चीज़ें एक-दूसरे से लिंक है, बस आपको पीछे की चीज़ों को रिकॉल करनी होगी। तो जैसे ही यहाँ पे जीडीपी हटेगा, यहाँ पे रैस प्रोटीन जो होता है वो एक्टिव हो जाता है और डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग करता है। बस इतने क्वेश्चन्स आपसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में इसके रिलेटेड। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यहाँ पे मैंने इसको पिछले बार में भी मैंने इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एसएस2 डोमेन से इसके 3 डोमेन होते हैं एसएस2, एस3। एसएस2 जो होता है वो आपको इसके लिए होता है और एसएस3 जो होता है वो बेसिकली आपके ये जीडीपी को हटाने के लिए होता है, जिससे रैस जो होता है ये एक्टिव होता है न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ कि गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है कि ये बेसिकली ड्रोसोफिला में डिस्कवर किया गया था, राइट? ड्रोसोफिला के आई डेवलपमेंट में इनका रोल था, इस वजह से वहाँ पे इनका डेवलपमेंट में इनका रोल था एंड वेयर आरटीके को यहाँ पे 7 लेस बोला जाता है, ठीक है? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फोटो रिसेप्टर कार्ड R7 यहाँ पे एक सेल्स होती है, ये मैं आपको बता देता हूँ। फोटो रिसेप्टर चूँकि ये R7 सेल थी इसीलिए अगर चूँकि ये डेवलपमेंट नहीं होता था, तो उसमें ग्रोथ नहीं होती थी तो इसीलिए 7 लेस इसको बोला जाता है। और तो यहाँ पर जो ये आपका GEF होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? सन ऑफ 7 लेस बोलते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बेसिकली हम इसको एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। Guanine न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर दैट मीडिएट RAS एक्टिवेशन बाय आरटीकेज़ वर डिस्कवर्ड बाय जेनेटिक स्टडीज ऑफ आई डेवलपमेंट इन ड्रोसोफिला में इसको डिस्कवर किया गया था, राइट? वेयर एन आरटीके कार्ड 7 लेस इसको बोलते हैं, ठीक है? ये आप याद रखेंगे, इसको 7 लेस बोला जाता है। रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फोटोरिसेप्टर सेल जो वहाँ पर थी वो कौन-सी थी फोटोरिसेप्टर सेल? R7 थी, ठीक है? इसके बाद ये सारी स्टोरी हुई तो RSGF जो यहाँ पे ये न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर है जिसको हम सॉस बोल रहे थे, तो ये क्या है? सन ऑफ 7 लेस इसको बोला जाता है। तो यहाँ पर ये इतनी सी स्टोरी होती है। तो जिसको आप याद रखेंगे बाकी SS2, SS3 वो सारी स्टोरी वहीं से बाइंड होती है। बाकी हाँ, नेक्स्ट यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करके यहाँ पे बताया गया है कि कैसे ये एक दूसरे से लिंक होते हैं। रैस एक्टिवेट्स अ मैप काइनेज सिग्नलिंग मॉलिक्यूल वो चीज़ यहाँ पे बताया गया है और इस चीज़ को जो सिग्नलिंग एक्टिवेशन है ट्रांजिएंट एक्टिवेशन ऑफ रैस रिवील्ड बाय द फ्रेट। फ्रेट टेक्निक से इसको कन्फर्म किया गया है। आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको बताऊँगा। बेसिकली आप अगर इस टेक्निक को जानते हैं तो फ्रेट जो होता है ये मैं आपको बताते हुए चलता हूँ। फ्रेट जो होता है ये आपका क्या होता है? फ्लोरेसेंस रिजोनेंस इसको बोलते हैं। रिजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर।
ये इसकी टेक्निक का नाम है। बेसिकली ये सेल्स में 2 प्रोटीन, ये बेसिकली आप इतना ज़रूर याद रखिएगा, ये प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शन के लिए देखा जाता है। अगर 2 प्रोटीन आपस में मतलब मिल के काम कर रही हैं या उनमें कोई इंटरैक्शन है, तब हम वहाँ पे फ्रेट टेक्निक का यूज़ करते हैं। ये एक सिंपल सी स्टोरी है जो आने वाले में हम कवर करेंगे, बट बहुत एग्ज़ाम में ऐसे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि फ्रेट का क्या रोल है, तो ये प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। वही टेक्निक का इस्तेमाल करके यहाँ पे प्रूव किया गया कि जैसे राइस प्रोटीन है, इसको येलो फ्लोरेसेंस प्रोटीन से टैग किया गया। बेसिकली आप इसको समझ सकते हैं, जैसे ये 436 एनएम की वेवलेंथ एब्ज़ॉर्ब करके नॉर्मल ये 528 का एमिट कर रही थी। बट जैसे ही ये एक्टिव होता है तो हुआ क्या कि ये, चूँकि ये 2 प्रोटीन से लिंक है, ठीक है? मतलब इसका लिंक जो है वो किसी और प्रोटीन से है, वाईएफपी से, जब इसमें वही वाईएफपी है, चूँकि ये जीडीपी से अब जीटीपी में बाउंड हो गया, यानी कि दूसरे कंडीशन में आ गए, तो ये 528 का एमिशन नहीं दे रहा है और 617 का एमिशन दे रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये फ्रेट का था, यानी कि 2 प्रोटीन के बीच में कहीं न कहीं कुछ न कुछ इंटरैक्शन है। तो इस तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसको आंसर करेंगे। बेसिकली यहाँ पर ये जो टेक्निक्स होती हैं ये यूज़ की जाती हैं, फ्रेट, फ्लोरेसेंस, रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर इसको बोलते हैं। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे देख लेंगे। बाकी फर्दर ये जेटीपी से कंडीशन में आने के बाद ये और कौन-सी प्रोसेस करती है तो देख सकते हैं आप। जैसे ये राइस प्रोटीन जब एक्टिव होती है तो वो मैप काइनेज़ को एक्टिव करती है, ठीक है? मैप काइनेज़ जो कि आपका बेसिकली होता क्या है कि ये जो होती है प्रोटीन, ये आपकी क्या होती हैं, माइटोजन एक्टिवेटिंग प्रोटीन काइनेज़ होती हैं, राइट? फिर ये इसको रैफ बोलते हैं, यहाँ पे एटीपी और एडीपी का एक्सचेंज होता है, फिर ये मैक का फॉर्मेशन करती हैं। ये चीज़ें आपको थोड़ा-सा रिमाइंड करना पड़ेगा, मतलब फिर इसके बाद ईआरके एक्टिव होता है। तो मैक काइनेज़ पहले 2 काइनेज़ इस तरीके से याद कर सकते हैं, काइनेज़ काइनेज़ 3, 2, 1 इस तरीके से अगर आप लिखना चाहें, तो आप इस सीक्वेंस को ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे इसको लिखना चाहूँ, तो जैसे कि ये 3 हो गया, ये 2 हो गया और ये 1 हो गया। तो 3, 2, 1 इस तरीके से एक्टिव होते हैं। पहले रैप एक्टिव होगा, फिर मैक एक्टिव होगा और फिर ईआरके एक्टिव होगा। बाकी इन प्रोटीन्स का जो भी रोल होगा जीन एक्सप्रेशन के लिए या प्रोटीन एक्टिविटी के लिए, ये इसको अपना काम करेंगे। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी, राइट? फिर क्या है, फिर बेसिकली अभी तक तो ये यहाँ तक स्टोरी जो आती है वो ये स्टोरी है। बाकी अब इसको वीडियो को मैं यहीं पर ही समाप्त करता हूँ। बाकी अगर आपको इस वीडियो में कुछ नहीं समझ में आया हो सकता है कि आपको इसमें कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे को बताइएगा। बाकी जो भी इम्पोर्टेंट फिनोमिना है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। बाकी फर्दर आने वाले वीडियोज़ में मैं इसके नेक्स्ट पार्ट को कवर करूँगा। थैंक यू।